नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, अब तक हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में आदिकाल में पढ़ा सबसे पहले हिंदी साहित्य की इतिहास परंपरा, जिसमें हमने अलग अलग इतिहासकारों के लिखे हुए इतिहास ग्रंथों और उनकी विशेषताओं को पढ़ा। उसके बाद हमने हिंदी साहित्य में आदिकाल के नामकरण की बात करी, जिसमें कई विद्वानों के मत थे, जिनमें मुख्य रूप से हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के जो रीतिकाल नाम था उसका और द्विवेदी जी के आदिकाल नाम का अध्ययन किया। उसके बाद हमने आदिकाल में जो अलग अलग साहित्य थे उनकी प्रवृत्तियों का अध्ययन किया, जिसमें हमने मुख्य रूप से सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य के बारे में पढ़ा। अब हम आदिकाल में बचे हुए कुछ जो साहित्यिक प्रवृत्तियां हैं उनका अध्ययन करेंगे। दोस्तों, जब हमने बात करी कि आदिकाल को आदिकाल नाम क्यों दिया गया, तो एक तर्क मुख्य रूप से दिया गया। वीरगाथा काल नाम को हमने इसलिए नकार दिया था, एक तो उसमें जो धार्मिक साहित्य था वो उसमें समाहित नहीं होता था। अगर हम एक बार ये मान भी लें कि आचार्य शुक्ल ने जो वीरगाथा के संदर्भ में जो नाम हमें गिनाए थे वो सही भी हों, हालांकि वो जो उन्होंने ग्रंथ गिनाए थे वो भी समय समय पर नकार दिए गए और आचार्य शुक्ल ने अधिकतर ग्रंथों को खारिज कर दिया था, लेकिन फिर भी अगर हम एक बार ये कल्पना कर लें कि वो चीज़ें सही थी, तो भी देखिए कि आदिकाल में कितनी ऐसी चीजें थी जो उसके अलावा बच गई। वीर साहित्य, चलो रासो साहित्य में हमने वीरगाथा काल की बात कर ली या वीर रस से जुड़े हुए साहित्यों की बात कर ली, लेकिन हम सिद्ध साहित्य को कहाँ पर गिनेंगे? सरहपा ने जो दोहे लिखे, चर्यापद लिखे, उनको हम कहाँ पर गिनेंगे? या फिर नाथ साहित्य की बात करें, गोरखनाथ की रचनाओं को हम कहाँ पर पढ़ेंगे? उसके अलावा हम जैन साहित्य की बात करें तो जैनों में जो धार्मिक साहित्य लिखा गया उसको कहाँ पर पढ़ेंगे? तो आचार्य शुक्ल ने इनके लिए एक शब्द, एक लाइन कही थी कि धार्मिक साहित्य या धर्म से जुड़ा हुआ साहित्य कोई उत्कृष्ट साहित्यिक कोटि की रचना नहीं हो सकती, उसको हम साहित्य में शामिल नहीं कर सकते। तो अगर हम वो बात मान लेते तो फिर हम ये जो जैन साहित्य था, नाथ साहित्य था, सिद्ध साहित्य था, इसको साहित्य के इतिहास में भी जगह नहीं मिलनी चाहिए थी, क्योंकि वो साहित्य तो साहित्य है ही नहीं, फिर उसको हम इतिहास में स्थान क्यों दे रहे हैं? किसी ऐतिहासिक परंपरा में स्थान भी उसी को दिया जाएगा ना जो उस इतिहास में शामिल होगा। तो जब वो शामिल ही नहीं है, मान लो मैं भारत का इतिहास लिख रहा हूं तो मैं ईरान को क्यों उसमें शामिल करूंगा जब मुझे इतिहास भारत का लिखना है? तो आचार्य शुक्ल ने खुद ही अपनी बातों को यहां पर खारिज कर दिया एक तरीके से। लेकिन आदिकाल जब नाम दिया तो आदिकाल नाम देने के पीछे जो हजारी प्रसाद द्विवेदी थे उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही कि साहित्य की तमाम प्रवृत्तियां जो है, जो आज हम देखते हैं, वो उस समय किसी ना किसी रूप में मौजूद थी। तो क्योंकि आज हम गद्य साहित्य भी देखते हैं तो जाहिर सी बात है कि उस समय गद्य साहित्य भी होगा। पद्य साहित्य है और पद्य साहित्य की तो हमने बात भी कर ली, लेकिन गद्य साहित्य भी तो है और आदिकाल में भी जाहिर सी बात है गद्य साहित्य होगा। तो आज हम इस बात का अध्ययन करेंगे कि आदिकाल में गद्य साहित्य कौन सा लिखा गया है। तो आज का हमारा विषय है आदिकाल में गद्य साहित्य। दोस्तों, आदिकाल में हम अगर गद्य साहित्य की बात करें तो 4 रचनाएं या 5 रचनाएं मुख्य रूप से हमारे सामने आती हैं, जिसमें एक है राउरवेल, दूसरा है उक्ति व्यक्ति प्रकरण, तीसरा है वर्ण रत्नाकर, एक है तिलक मंजरी और एक है गद्य चिंतामणि। सबसे पहले हम बात करेंगे राउरवेल की। राउरवेल का समय 10वीं 11वीं सदी ठहरता है और रोड़ा कवि ने इसकी रचना करी है, रोड़ा कवि ने इसको लिखा है। साथियों, राउरवेल 2 शब्दों से मिलकर बना है, राउर और वेल। राउर यानी कि राजा और वेल यानी कि विलास, यानी कि राजा का विलास इस रचना में दिखाया गया है। राजा के विलास के बारे में यह रचना है। राउरवेल का शब्दार्थ ये है। और यह रचना मिली किस रूप में? जैसे कई रचनाएं होती है ना, उनकी पांडुलिपियां मिलती है। जैसे हमीर रासों की बात करी तो वो कुछ छंदों के रूप में हमें मिली थी, और वो छंद भी किसमें, जो एक रचना आती है पुरातन प्रबंध संग्रह थे, उसमें हमें वो छंद देखने को मिले थे। तो इस प्रकार से राउरवेल कहां पर मिलता है? राउरवेल एक शिलांकित रचना है। शिलांकित रचना है जिसमें धार के शिलाखंड पर मिली। कहां पर? धार के शिला, एक शिलांकित रचना है जो हमें धार के शिलाखंड पर मिलती है। और इसका मूल स्वरूप जो था वो शिलांकित मतलब किसी पत्थर की शिला पर यह लिखी हुई रचना थी। तो अगर पूछ लिया जाए कि आदिकाल में कौन सी रचना है जो शिलांकित है, तो शिलांकित रचना है राउरवेल। और कहां पर थी ये शिला?
तो ये धार के शिलाखंड पर लिखी हुई थी। धार मध्य प्रदेश के आसपास का कोई इलाका है, एग्जैक्ट मुझे लोकेशन ध्यान नहीं है, लेकिन धार के शिलाखंड पर लिखी हुई थी। और सबसे प्राचीन शिलांकित रचना है, एक बात को ध्यान रखना है कि सबसे प्राचीन शिलांकित रचना अगर पूछ लिया जाए तो उसका जवाब होगा राउरवेल। और वैसे भी आदिकाल में अगर पूछ लिया जाए कि आदिकालीन कौन सी रचना शिलांकित रचना है, तो उसका जवाब हो जाएगा राउरवेल। अच्छा, राउरवेल में क्या है? राउरवेल चंपू काव्य है। एक शब्द है चंपू, ये साहित्य के इतिहास में कई जगह हमें देखने को मिलेगा। चंपू क्या है? चंपू साहित्य लिखने की एक शैली है जिसमें गद्य और पद्य दोनों हमें देखने को मिलते हैं। आगे चलकर अगर हम आधुनिक काल की बात करें तो ये कई आधुनिक कालीन कवियों ने चंपू शैली में लिखा है, जैसे मैथिली शरण गुप्त वगैरह के यहाँ पर कहीं पर चंपू शैली हमें देखने को मिलती है। तो ये चंपू काव्य है जिसमें गद्य और पद्य दोनों रूप हमें देखने को मिलते हैं। और गद्य रूप की भाषा लोक भाषा है और पद्य की भाषा अपभ्रंश भाषा है। यानी कि अपभ्रंश भाषा उस समय साहित्यिक भाषा थी, या साहित्यिक अपभ्रंश जिसको बोलते हैं, तो वो उस समय की साहित्य की भाषा थी। और लोक भाषा उससे अलग थी। जैसे हम देखते हैं कि आज खड़ी बोली हिंदी हमारी साहित्यिक भाषा है, जिसमें हम शास्त्र लिखते हैं या साहित्य लिखते हैं, और हमारी जो लोक की बोलियां हैं वो उससे अलग हैं। हाँ, हिंदी में वो शामिल होती हैं, सम्मिलित हैं, लेकिन मूल रूप से वो खड़ी बोली नहीं है। खड़ी बोली के हो सकता है मिलती जुलती, आप हरियाणा के हो तो आप खड़ी बोली से मिलती जुलती बोल देंगे, राजस्थान में है तो आपका उससे थोड़ा अलग हो जाएगा, आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आप कहीं पर अवधी बोल देंगे, कहीं पर ब्रज बोल देंगे, पर वो खड़ी बोली नहीं है। मानक रूप में तो खड़ी बोली आज, तो उस समय मानक जो भाषा थी वो अपभ्रंश थी, और ये मानक भाषा यहाँ के पद्य की भाषा थी, यानी कि जो काव्य रूप था उसकी ये भाषा थी। और गद्य की भाषा लोक भाषा थी, जिसमें राजस्थानी थी, पंजाबी थी और अन्य जो लोक भाषाएं थी। और इसमें एक जो नायिका का वर्णन है वो है हूणी। हूणी नाम की नायिका। देखिए, इतिहास में कुछ नाम है जो रिपीट होते हैं, जैसे पद्मिनी का नाम, पद्मावती का नाम हमने कई जगह पढ़ा है और कई जगह पढ़ते हैं, लेकिन हूणी का नाम हम यहीं पर पढ़ते हैं, राउरवेल में ही पढ़ते हैं। इसके अलावा कोई किसी रचना में हूणी नाम की नायिका का अगर कुछ मिलता है तो ऐसा साहित्य के इतिहास में कम से कम देखने को नहीं मिलता। तो हूणी नाम की नायिका का वर्णन है नखशिख सौंदर्य है। नखशिख सौंदर्य क्या होता है? नाखून से लेकर शिखर तक, पैरों के नाखून से लेकर शिखर तक का जो सौंदर्य होता है, यानी कि श्रृंगार रस की रचना है। कौन से रस की रचना है? श्रृंगार रस की रचना है। वर्णन किसका है? नखशिख का है। नखशिख वर्णन है, श्रृंगार रस की रचना है। और किसका नखशिख वर्णन है? हूणी नाम की नायिका का नखशिख वर्णन है। तो इसका जो वास्तविक स्वरूप है, जैसे हमने जो बात करी ना कि ये धार के शिलाखंड पर शिलांकित थी और सबसे पुरानी शिलांकित रचना थी, तो वो शिला आज कहां पर सुरक्षित है? तो वो शिला प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम मुंबई में है। प्रिंस ऑफ वेल्स म्यूजियम कहां पर है? मुंबई में है। और मुंबई में ये शिलांकित रचना जो थी, इसका जो मूल शिलांकित रूप था वो यहां पर रखा गया है। जैसे कई बार होता है ना कि पांडुलिपियां, अगर नाथ साहित्य से जुड़ी हुई पांडुलिपियां हमें देखनी हो या फिर जैन साहित्य से जुड़ी हुई पांडुलिपियां देखनी हो, तो हम गुजरात और राजस्थान का जो पास का एरिया है वहां पर हमें वो पांडुलिपियां मिलती है। उनका मूल स्वरूप आज भी हमें देखने को मिल जाता है कुछ एक रचनाओं का। उसी तरह इसका मूल स्वरूप जो है शिला पर अंकित है। एक बड़ी शिलाखंड है, उस पर लिखा हुआ है, और सबसे पुराना जो शिलाखंड पर लिखा हुआ कोई ग्रंथ है वो यही है। और ये शिलाखंड आज हमें मुंबई के प्रिंस ऑफ वेल्स में देखने को मिलता है। अब बात करते हैं कि हमारे सामने इसको कौन लेके आया। तो इसको सबसे पहले संपादित करके लिपिबद्ध किया था भयाणी ने। भयाणी, अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो एक पहले भी इनका नाम आया है। भयाणी ने अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा है। किसको? स्वयंभू को। अपभ्रंश का वाल्मीकि, स्वयंभू को। तो वहां पर भी भयाणी ने ही ये इनको जो संज्ञा है वो दी है अपभ्रंश के वाल्मीकि की। और यहां पर भयाणी ने ये कार्य किया है राउरवेल को लिपिबद्ध करके संग्रहित करने का। तो ये राउरवेल की एक बात हो गई। अब हम बात करेंगे उक्ति व्यक्ति प्रकरण की। राउरवेल के बारे में क्या देखा हमने कि 10वीं 11वीं सदी की रचना है। लिखा किसने है? रोड़ा कवि ने लिखा है। अर्थ क्या है इसका? राजा का विलास। कहां पर मिली सबसे पहले? तो धार के शिलाखंड पर हमें ये उत्कीर्ण मिलती है और सबसे पुरानी शिलांकित रचना है। शिलांकित मतलब किसी ये शिलाखंड है मान लो और इस पर कुछ लिखा गया है। आज ये शिलाखंड कहां मिलता है? ये प्रिंस ऑफ वेल्स मुंबई में मिलता है। और है क्या?
चंपू काव्य है। चंपू यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखा हुआ है। और भाषा क्या है? गद्य की भाषा लोक भाषा है, पद्य की भाषा अपभ्रंश है। यानी कि उस समय के साहित्य की भाषा क्या थी? अपभ्रंश थी। इसको लिपिबद्ध और संपादित किसने किया? भयाणी ने किया। इसके अंदर मिलता क्या है? हूणी नाम की नायिका है जिसके नख सिख सौंदर्य का वर्णन मिलता है, यानी कि उसका जो संपूर्ण श्रृंगार का वर्णन है वो हमें इसमें देखने को मिलता है। अब आता है उक्ति व्यक्ति प्रकरण। उक्ति व्यक्ति प्रकरण 12वीं सदी की रचना है। लिखा किसने है? दामोदर भट्ट ने लिखा है। दामोदर भट्ट कौन थे? कहाँ रहते थे? कौशल के राजा गोविंद चंद गहड़वाल के दरबार में ये रहते थे। कौन? दामोदर भट्ट। इन्होंने उक्ति व्यक्ति प्रकरण की रचना करी 12वीं सदी में। इस रचना का हमने अध्ययन किया तो इसमें हमें 5 अध्याय देखने को मिलते हैं और अध्यायों का नाम इसमें प्रकरण मिलता है। और जब इस रचना का अध्ययन किया तो ऐसा लगा कि ये कोई व्याकरण की रचना है, कोई व्याकरण ग्रंथ है। तो ये व्याकरण ग्रंथ सा प्रतीत होता है। और लिखा क्यों? दामोदर भट्ट के क्या मन में आई कि हमें उक्ति व्यक्ति प्रकरण लिखना है? तो जो राजा थे, इनके जो राजकुमार थे, इनको देशी भाषा हम मान सकते हैं लोक भाषा एक तरीके से। तो देशी भाषा में शिक्षा देने के लिए, देशी भाषा की शिक्षा देने के लिए राजकुमारों के साथ अक्सर ये होता है कि उन्हें अपनी जो जमीनी चीजें होती है उनका नॉलेज नहीं होता, तो उसके लिए फिर अलग से उनके लिए विद्वान रखे जाते हैं। तो इन्होंने राजा के जो राजकुमार थे उनको देशी भाषा की शिक्षा देने के लिए एक पूरा ग्रंथ लिख डाला। लिखा किसने? दामोदर भट्ट ने। भाषा क्या है इसकी? भाषा है अपभ्रंश। ये बात किसने कही है? दामोदर भट्ट ने। लेकिन एक मत इससे अलग है। सुनीति कुमार चटर्जी, सुनीति कुमार चटर्जी हिंदी साहित्य में अगर हम देखेंगे तो इनको भाषा का काफी अच्छा ज्ञान है। इन्होंने कई जो ग्रंथ हैं उनकी भाषाओं पर टिप्पणियां करी हैं, उन पर लिखा है। इन्होंने कहा है कि उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा अवधी है, प्राचीन कौशल की जो भाषा है, प्राचीन कौशली जो है वो जिसको हम अवधि कह सकते हैं वो है। लेकिन दामोदर भट्ट खुद कहते हैं कि नहीं, इसकी भाषा तो अपभ्रंश है। तो ये भाषा के मामले में दो मत हैं। किसकी भाषा के मामले में? उक्ति व्यक्ति प्रकरण की भाषा के मामले में। लिखा किसने है? दामोदर भट्ट ने लिखा है। किस लिए लिखा है? राजकुमारों को देशी भाषा की शिक्षा देने के लिए। और 5 अध्याय हैं। अध्यायों का नाम क्या है? प्रकरण है। देखने से क्या लगता है? कोई व्याकरण की रचना है। अब बात करते हैं वर्ण रत्नाकर की। वर्ण रत्नाकर 1325 ईस्वी में लिखा गया। किसने लिखा? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने वर्ण रत्नाकर लिखा और इसमें 8 अध्याय हैं। अध्यायों का नाम कल्लोल है। देखिए, कल्लोल नाम आगे भी आएगा। कल्लोल एक कवि भी हुए हैं, इनको कल्लोल या कुशलाभ कहा गया। और इन्होंने क्या किया? ढोला मारूरा दूहा की रचना की। ढोला मारूरा दूहा, इसकी इन्होंने रचना करी। किसने? कल्लोल ने। यहां पर कल्लोल क्या है? वर्ण रत्नाकर में कल्लोल अध्यायों का नाम है। कुल 8 कल्लोल इसमें मिलते हैं। 2 तथ्य इस रचना से महत्वपूर्ण हैं कि पहली बार अवहट्ठ शब्द का प्रयोग यहीं पर हमें देखने को मिलता है। उत्तर अपभ्रंश को अवहट्ठ कहा गया है, अगर हमें ध्यान हो तो, कि अपभ्रंश के बाद की जो अवस्था है उसको हमने अवहट्ठ कहा है। और पहली बार अगर साहित्य में कहीं पर भी अवहट्ठ का प्रयोग मिलता है तो वो वर्ण रत्नाकर में मिलता है। वर्ण रत्नाकर ज्योतिरीश्वर ठाकुर की रचना है। इसमें 8 अध्याय हैं। अध्यायों का नाम क्या है? कल्लोल है। देखने से ये शब्दकोश यानी कि डिक्शनरी उसके जैसा लगता है। मान लो हम किसी दूसरी भाषा से शब्दों को पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है, कोई मतलब बहुत ज्यादा साहित्यिक सा नहीं लगता। लेकिन महत्वपूर्ण इसलिए है कि अवहट्ठ शब्द का पहली बार प्रयोग हमें यहीं पर मिलता है और मैथिली गद्य की पहली रचना माना गया है। कुछ विद्वानों ने क्या कहा है कि वर्ण रत्नाकर जो है वो मैथिली गद्य की पहली रचना है। वर्ण रत्नाकर लिखी किसने है? ज्योतिरीश्वर ठाकुर ने। कंफ्यूजन ना हो इसलिए याद कर लो कि ठाकुर जो है उच्च वर्ण का या फिर उच्च वर्ण का जो रतन है वही ठाकुर है। तो इससे क्या होगा? इस प्रकार से आप इसको याद कर सकते हो। तो ये वर्ण रत्नाकर हो गया। अब 2 छोटी छोटी रचनाएं हैं। एक तो है तिलक मंजरी और एक है गद्य चिंतामणि। तिलक मंजरी को धनपाल ने लिखा है। धनपाल, इनके बारे में हमने जैन साहित्य में भी बात करी है। ये वही धनपाल है जैन साहित्य में जो है। और गद्य चिंतामणि लिखी है वादिय सिंध ने। ये भी गद्य साहित्य की उत्कृष्ट रचनाएं हैं। तो ये आदिकाल में जो गद्य साहित्य है उसकी हमने बात करी। अब हम आदिकाल में बची हुई कुछ और रचनाएं हैं छोटी छोटी, जैसे संदेश रासक है,
ढोला मारूरा दोहा है, बसंत विलास है। तो ये कुछ एक रचनाएं हैं जिनके बारे में अध्ययन करेंगे। अभी तक हमने आदिकाल के गद्य साहित्य के बारे में पढ़ा, बाकी बातें हम अभी जो है आदिकाल की बची हुई रचनाओं के बारे में हम अभी बात करते हैं। तो अब तक हमने पढ़ा आदिकाल का गद्य साहित्य। अब हम आदिकाल की कुछ एक रचनाएं और बच गई हैं जिनके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं संदेश रासक। संदेश रासक के रचयिता अब्दुर रहमान है। अब्दुर रहमान ने संदेश रासक लिखा है और हजारी प्रसाद द्विवेदी का कहना है कि अब्दुर रहमान हिंदी के पहले कवि हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार पूछे कि हिंदी का पहला कवि कौन, तो अब्दुर रहमान। और हिंदी की पहली रचना आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार तो वो हो जाएगी संदेश रासक। एक बात और, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें मतलब सामान्य रूप से हिंदी के पहले मुसलमान कवि अगर पूछा जाए सर्वमान्य रूप से कि हिंदी का पहला मुसलमान कवि कौन है, तो वो भी अब्दुर रहमान है। अब एक बात द्विवेदी जी ने कही कि भाई संदेश रासक पहला ऐसा काव्य है जिसमें जो धर्म से इतर है। धर्म से इतर का क्या मतलब है? धर्म से इतर का मतलब है कि ऐसी रचना जिस पर रचनाकार के धर्म का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इससे पहले हम देखें तो जैन साहित्य की अगर हम बात करें तो उसमें जैन धर्म को बहुत मतलब उसका महिमा मंडन किया गया था। या नाथ साहित्य की बात करें तो उसमें नाथ पंथ और जो योग साधना थी उसका महिमा मंडन किया गया था। या सिद्ध साहित्य की बात करें तो सिद्धों के बारे में बताया गया था। लेकिन संदेश रासक पहली ऐसी रचना है जिसमें लिखने वाले का धर्म उस रचना पर हावी नहीं होता। पहला काव्य है जो धर्म से इतर है। आगे चलकर हम देखेंगे, जैसे भक्ति काल की बात करें तो भक्ति काल में तुलसी है। तो तुलसी जो राम के भक्त हैं, हिंदू धर्म है, तो उसमें उस धर्म का जो सनातन धर्म है उसका प्रचार प्रसार है। उन्होंने वर्ण व्यवस्था के बारे में बात करी है, ब्राह्मणों के बारे में बात करी है, या फिर और कुछ देखेंगे। तो ये पहला जो एक काव्य है जिस पर धर्म का प्रभाव नहीं है। तो अगर पूछ लिया जाए कि पहला धर्म इतर काव्य कौन सा है, तो उसका जवाब हो जाएगा संदेश रासक। और ये हिंदी के पहले मुसलमान कवि हैं। देखिए कि हिंदी साहित्य कहाँ से शुरू होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो किसी ने सरहपा माना है, किसी ने पुष्य अपुंड माना है, और कहाँ पर जाकर ये अब्दुर रहमान आते हैं। और यहाँ तक आते आते अब्दुर रहमान आते हैं और बाद में आप जाके देखेंगे जो मुसलमान कवि हैं, इतने सालों बाद पहला मुसलमान कवि हिंदी को मिलता है। और भविष्य में जाकर इतने अच्छे अच्छे कवि आते हैं कि भारतेंदु को कहना पड़ जाता है कि ऐसे मुसलमान कवियों पर कोटिक हिंदू, मतलब ऐसे मुसलमान कवियों पर मैं करोड़ों हिंदुओं को वारता हूं। ऐसे मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वारिये, जो भारतेंदु कहते हैं आगे चलकर। लेकिन यहां तक देखिए कि इतने सालों बाद एक कवि आता है और विशेषता कि पहला मुसलमान कवि आया, लेकिन इसका जो काव्य है इस पर इसने इस्लाम को हावी नहीं होने दिया। नहीं तो आगे चलकर हम देखते हैं कि जो भक्ति काल है उसमें सूफी साहित्य है, उसमें तो ऐसे ऐसे कवि आ जाते हैं जिन्होंने ऐसा कहा कि हिंदू मग में पाँव न राखो का जो बहुके हिंदी बाखो, कि हिंदू आप मेरे को कह रहे हो कि मैंने हिंदी में लिख दिया, लेकिन मैंने हिंदू के आसपास भी नहीं फटका हूं। मैंने केवल हिंदी में लिखा है। जानत है वह सृजनहारा जो कछु है मन मरम हमारा, हिंदू मग में पाँव न राखो का जो बहुके हिंदी बाखो, कि क्या हुआ अगर हिंदी में लिख लिया, तो हिंदुओं के यहाँ तो पाँव नहीं रखा मैंने। लेकिन देखिए अब्दुर रहमान पहला मुसलमान कवि और पहला धर्म इतर काव्य है। यह भी देखिए, संदेश रासक हिंदी का पहला धर्म इतर काव्य है। एक मुसलमान कवि आता है। विशेष बात यह है, और इसकी भी विशेष बात यह है कि इसने इस्लाम को हावी नहीं होने दिया। इससे पहले इतने हिंदू कवि आए, इतने जैन कवि आए, इतने जो नाथ आए, सिद्ध आए, लेकिन सबका धर्म उनकी रचनाओं पर हावी हुआ। चंद बरदाई अगर पृथ्वीराज रासो लिखते हैं तो विष्णु के 10 अवतारों का वर्णन करते हैं। दूसरा अध्याय जो उनका समय है दासम सम्यो, उसमें वो विष्णु के 10 अवतारों की बात करते हैं। लेकिन संदेश रासक में अब्दुर रहमान ने किसी देवता की बात नहीं करी, अपने इस्लाम की बात नहीं करी, धर्म से इतर है। तो इसलिए महत्वपूर्ण है, अगर पूछ लिया जाए कि पहला धर्म इतर काव्य किसको कहा है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, तो वो संदेश रासक को कहा है। और पहला कवि किसको माना है द्विवेदी जी ने, तो अब्दुर रहमान को माना है। और वैसे पूछ लिया जाए कि हिंदी का पहला मुसलमान कवि कौन है, तो उसका जवाब हो जाएगा अब्दुर रहमान। अच्छा, है क्या इसमें संदेश रासक में? देखिए, पहली बात यह कि 3 अध्यायों में लिखा गया है। अध्यायों का नाम यहां पर प्रक्रम है। 3 अध्याय या 3 प्रक्रमों में लिखा गया है। पहले में मंगलाचरण, दूसरे में विरह वेदना और तीसरे में षड ऋतु वर्णन। अब देखिए क्या है कि
विरह वेदना का वर्णन है और इसको कहा गया है आदिकाल का मेघदूत। मेघदूत एक रचना है जो कालिदास ने लिखी है। क्या है? मेघदूत किसने लिखी है? कालिदास ने। कब लिखी है? समय मुझे मालूम नहीं। संस्कृत की रचना है। तो आदिकाल का मेघदूत कहा गया है वियोग, इसको संदेश रासक को क्यों कहा गया है? क्योंकि वियोग श्रृंगार की रचना है। मेघदूत में क्या होता है कि एक उसकी रचना है, कालिदास की रचना है जिसमें वियोग का वर्णन है, और मेघदूत पर आधारित आगे चलकर आपको एक रचना देखने को मिलती है आधुनिक काल में आकर। नागार्जुन लिखते हैं कालिदास सच सच बतलाना, कालिदास ओ कालिदास, कालिदास सच सच बतलाना, इंदुमती के मृत्यु शोक से रति रोई थी या तुम रोए थे, रोया यक्ष की तुम रोए थे। यानी कि यह रचना इतनी बड़ी है कि आदिकाल में भी इसकी उपमा दी जाती है। आदिकाल का मेघदूत किसको कहा गया? संदेश रासक को। आधुनिक काल में आकर एक प्रगतिवादी कवि कविता लिख रहा है मेघदूत को अपना आधार मानकर। अच्छा, एक रचना छायावाद में भी है जिसको कहते हैं छायावाद का मेघदूत। वो किसने लिखी है? छायावाद का मेघदूत। छायावाद का मेघदूत की अगर मैं बात करूं तो ये है आंसू। आंसू जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। जयशंकर प्रसाद ने लिखी है। आंसू लिखी है जयशंकर प्रसाद ने। आंसू आपने पढ़ी होगी या सुनी होगी कि इस करुणा कलित हृदय में क्यों विकल रागिनी बजती, क्यों हाहाकार स्वरों में वेदना असीम गरजती, आती है शून्य क्षितिज से क्यों लोट प्रतिध्वनि मेरी, टकराती बिलखाती सी पगली सी देती फेरी। तो आंसू भी एक विरह वेदना की बहुत उत्कृष्ट रचना है। 125 छंदों की रचना है शायद, तो 120-25 छंदों की रचना है, और इसको हिंदी के विद्यार्थी को तो एक बार तो जरूर पढ़ना चाहिए आंसू को। उत्कृष्ट कोटि का जो वियोग है वो इसमें दिखाया गया। और क्या संगीतात्मकता है इस रचना की, आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि आप इस रचना को गा रहे हो। तो क्या है आंसू? छायावाद का मेघदूत है। और आदिकाल का मेघदूत क्या है? संदेश रासक है। अब संदेश रासक से एक और जरूरी तथ्य है कि संदेश रासक में वनस्पतियों की लंबी सूची दी गई है। जैसे कि जो कवित्री अपना जो इसमें मुख्य जो विरह वर्णन है, तो विरह के दौरान नायिका रोती रोती क्या करती है? प्रकृति से बात करती है। प्रकृति से बात करती है तो वो वृक्षों से बात कर रही है। पहले किसी वृक्ष से बात करेगी, फिर दूसरे से करेगी, फिर तीसरे से करेगी। तो इस प्रकार से एक लंबी सूची दी गई है। और एक बड़ी बात कि यहां से ये कंसेप्ट किसने लिया है? जायसी ने। जायसी का पद्मावत जब हम पूरा पढ़ेंगे तो उसमें क्या होता है कि कई जगह पर जाकर पकवानों की सूची है, और पकवानों के अलावा व्यंजनों, मतलब व्यंजन और पकवान इनकी सूची है, एक ही चीज है, इसको अलग अलग करने का कोई वो नहीं है। खाने की जो चीजें हैं उसकी एक लंबी सूची दी गई है। तो वो जायसी ने ये कंसेप्ट कहां से लिया है? जायसी ने ये कंसेप्ट संदेश रासक से लिया है। संदेश रासक में क्या है? संदेश रासक में वनस्पतियों की सूची है और जायसी के यहां पर पकवानों की सूची है। तो अगर पूछ लिया जाए कि जायसी ने जो पकवानों की सूची का जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया है, तो इसका जवाब होगा संदेश रासक से। संदेश रासक किसने लिखा है? अब्दुल रहमान ने। एक बात है इसमें षड ऋतु वर्णन, यानी कि 6 ऋतुओं का वर्णन। ऋतु वर्णन क्या है? देखिए, प्रकृति के 2 रूप हैं। जब आप अपने प्रेमी के, अपने पार्टनर के साथ में होते हैं तो ये प्रकृति अपन को बड़ी सुखकारी लगती है। हवा चल रही है, बारिश आ रही है, बैठे हैं, बोले वाह क्या हवा चल रही है, क्या बरसात हो रही है। लेकिन अगर वो नहीं है तो वो सारी चीजें हमको याद आएंगी कि यार देखो यहां पर उस समय बैठे थे, हवा चल रही थी, कितना अच्छा लग रहा था, बरसात आ रही थी, कितना अच्छा लग रहा था। आज ये बरसात क्या हो रही है? हमें दुखी कर रही है। तो ये जो षड ऋतु वर्णन है, और ऋतु के हिसाब से मनोभाव किस प्रकार से परिवर्तित होते हैं वो इसमें लिखा गया है। जैसे जायसी की एक पंक्ति है ना कि नहीं पावस ओही देसरा, ना ही हेमंत बसंत, ना कोकिल ना पपीहरा, जही सुनी आवे कंत। कि वहां पर क्या बसंत नहीं है या पावस नहीं है, क्या नहीं है, या क्या वहां पर कोई कोयल या कोई पपैया भी नहीं है जिसकी आवाज सुनकर मेरा पति वापस आ जाएगा। तो वो 12 मासा है और ये षड ऋतु वर्णन है, ये उसी से मिलता जुलता है एक तरीके से। तो पूछ लिया जाए कि ऋतुओं का या जो 12 मासा की तरह अगर षड ऋतु वर्णन सबसे पहले कहां पर मिलता है, तो वो भी हमारा जवाब हो जाएगा संदेश रासक से। दूसरा जो ग्रंथ है वो है प्राकृत
हाँ, प्राकृत पेंगलम। प्राकृत पेंगलम क्या है? छंद शास्त्र की रचना है। इसका समय 13वीं-14वीं सदी के आसपास है। छंद शास्त्र की रचना है, यानी कि इसमें अलग अलग छंदों की जानकारी होती है। और हम जब बात कर रहे थे हमीर रासों की, तो हमीर रासों में आचार्य शुक्ल ने कहा था कि इसमें 8 छंद उन्होंने देखे, जिसके आधार पर इन्होंने हमीर रासों का पता लगाया। तो वो हमीर रासों भी इसी में ही शामिल था। हमीर रासों का पता भी प्राकृत पेंगलम के आधार पर ही लगा था कि हमीर रासों की पुष्टि प्राकृत पेंगलम से ही हुई थी। कि किसने थी? आचार्य शुक्ल ने, प्राकृत पेंगलम से। इसमें कौन कौन से? मुख्य रूप से जज्जल, बब्बर, सारंगधर, लक्ष्मीधर, जज्जल बब्बर, सारंगधर, इस प्रकार के कई कवि हैं जिनका यहां पर छंदों का संकलन मिलता है। अच्छा, संकलन सबसे पहले किया किसने है? लक्ष्मीधर ने किया है क्या? मुख्य रूप से छंद शास्त्र से जुड़ा हुआ एक ग्रंथ है, जिसमें क्या होता है, अलग अलग प्रकार के छंद हैं जिनका संकलन हमें मिलता है। और संकलन किया किसने है? लक्ष्मीधर ने किया है। उस समय किसने किया था मालूम नहीं। तो इसमें क्या होता है कि आदिकाल में जो काव्य रूढ़ियां थी, काव्य रूढ़ियों को समझने के लिए ये जो प्राकृत पेंगलम है सबसे उचित ग्रंथ है। काव्य रूढ़ी क्या होती है? काव्य रूढ़ी जैसे कोई एक उदाहरण है, वो किसी कवि ने एक बार बहुत पहले लिया, बाद में कवि ने उस उदाहरण को फिर से लेना शुरू कर दिया, और वो अंत तक जाके इतना चला कि वो कोई मुहावरे के रूप में हो गया। वो जब भी किसी रचना में आएगा वो उसी अर्थ में आएगा जिस अर्थ में पहले से विद्यमान था। जैसे पद्मिनी किसी को कह दिया, इसका मतलब है वो सुंदर होगी। नायिका का अगर उदाहरण दे तो पद्मिनी नाम की नायिका सबसे सुंदर नायिका मानी जाती है। नायिका के कई प्रकार हैं, पद्मिनी, शंखिनी, हंसिनी। हंसिनी जैसे किसी की गर्दन हंस की तरह है। तो जहां पर यह नाम आ गया पद्मिनी, यानी कि नायिका सुंदर होना तय बात है, तो यह पद्मिनी काव्य रूढ़ी हो गया। इसके अलावा कई बार हम पढ़ते हैं प्रकृति से जुड़े हुए कुछ उपमान हैं जिनको देखते हैं वो लगातार एक ही अर्थ में प्रयुक्त होते हैं। तो ये क्या होता है? ये काव्य रूढ़ी होती है। तो यहां पर आदिकालीन जो काव्य रूढ़ियां थी उसको समझने के लिए यह ग्रंथ बहुत महत्वपूर्ण है। एक चीज और है कि आदिकालीन जो सामाजिक परिवेश था उसकी आर्थिक स्थिति को समझने के लिए भी यह ग्रंथ महत्वपूर्ण है। तो ये प्राकृत पेंगलम से कुछ तथ्य है कि इसका संकलन लक्ष्मीधर ने किया है। छंद शास्त्र से जुड़ी हुई रचना है। जज्जल, बब्बर, सारंगधर आदि अनेक कवि हैं जिनके छंदों का यहाँ पर संकलन मिलता है। इसी के आधार पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हमीर रासो ग्रंथ का पता लगाया था। इसमें 8 छंद आए थे, जिसके आधार पर शुक्ल जी ने कहा था कि हमीर रासो एक रचना है। और हमीर रासो का पता यहां से लगाया था 8 छंदों के आधार पर। और इसके अलावा इसमें काव्य रूढ़ियों को समझने में हमें जानकारी मिलती है। तत्कालीन आर्थिक स्थिति का भी हमें यहां से अंदाजा लगता है। काव्य रूढ़ियां क्या है? मैंने बताया कि कोई ऐसी चीज जिसको काव्य में एक ही अर्थ में वो चल पड़े कि बाद में उसका उसी रूप से अर्थ लिया जाने लगे, तो ये काव्य रूढ़ी है। और अब बचता है बसंत विलास। बसंत विलास में क्या है? 84 दोहे हैं, 84 दोहे हैं। और महत्वपूर्ण या खास बात है कि इतने उत्कृष्ट दोहे हैं। किस अर्थ में ये दोहे हैं? बसंत ऋतु का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है, यानी कि बसंत ऋतु है, जैसे आसपास फूल खिल रहे हैं, चीजें बदल रही हैं, प्रकृति का स्वरूप बदल रहा है, तो उसका मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो उस समय में मनुष्य के जो मनोदशा है, बोलते ना मौसम बड़ा बेईमान है। तो मनुष्य का मन क्या है, प्रकृति से किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, जैसे जैसे प्रकृति बदलती है वैसे वैसे मनुष्य का मन कैसे बदल जाता है। तो इसमें क्या है, प्रकृति और मनुष्य, मनुष्य में भी नर और नारी दोनों, श्रृंगार, इन तीनों को मिलाकर उत्कृष्ट कोटि का श्रृंगार लिखा गया है। और ऐसा श्रृंगार लिखा गया है कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि ये आदिकाल की श्रृंगारिक रचना है या रीतिकाल की श्रृंगारिक रचना है। कालातीत जो चीज होती है, समय से परे होती है, यानी कि भक्ति काल की सीमा को तो ये स्किप ही कर गए पूरा का पूरा, उसको जंप करके सीधे रीतिकाल में पहुंचते हैं। आप इसको पढ़ोगे, आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि भाई ये आदिकाल की रचना है, आप उसको 400 साल बाद की रचना लगेगी आपको।
और इसका सबसे पहले संपादन किया है केशव राय हर्षद राय ध्रुव ने, और प्रकाशन कहां से हुआ है? 1952 में हाजी मोहम्मद स्मारक से हुआ है क्या इसमें? श्रृंगार से संबंधित दोहे हैं। ये 3 आदिकाल के बचे हुए ग्रंथ हो गए। एक ग्रंथ और बच गया जिसकी हम थोड़ी सी विस्तार से बात करते हैं, वो ग्रंथ है ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा। ढोला मारूरा दूहा। देखिए, ये लोक भाषा या मुख्य रूप से राजस्थानी का एक ग्रंथ है। इसको राजस्थानी साहित्य में भी हम पढ़ते हैं। इसकी रचना वैसे तो 11वीं सदी है, और इस समय तक इसका कोई एक फिक्स रचनाकार नहीं माना गया था। इसका जो लेखक था उसका नाम निर्धारण नहीं था। 11वीं सदी की रचना है, राजस्थानी की। एक 2 पंक्तियां हैं, उनको मैं लिखता हूं। सोरठियो दूहो भलो, सोरठियो दूहो भलो, भली मरवण री बात। सोरठियो दूहो भलो, भली मरवण री बात, जोबण छाई धन भली, जोबण छाई धन भली, तारा छाई रात। देखिए, इसमें 2 नाम हैं, एक तो है ढोला और एक है मारू। ढोला कौन है? ढोला है राजकुमार। किसका? पूगल देश का। पूगल देश का राजकुमार। और मारू कौन है? नरवर देश की राजकुमारी। नरवर देश की राजकुमारी। एक कहानी सुनिए कि पूगल बीकानेर के पास का क्षेत्र है, या बीकानेर मान लीजिए, कि पूगल देश के राजा, जो पूगल देश में एक बार अकाल पड़ा, तो पूगल देश के राजा ने क्या किया कि अपने परिवार के साथ वो अपना देश छोड़ के, ये कोई देश है, यहां पर अकाल पड़ा, तो इसने अपना देश छोड़ के और ये इधर आ गया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में भी कहां? नरवर में। ये पूगल है, पूगल में अकाल पड़ा तो ये मध्य प्रदेश में आ गया। ढोला की उम्र है इस समय 2.5-3 साल, मतलब लगभग 3 साल, और मारू है 2.5 साल। तो पूगल देश का राजा अकाल पड़ने पर बीकानेर, जो अपना पूगल राज्य है, इसको छोड़कर नरवर चला गया। नरवर मध्य प्रदेश में पड़ता है, एमपी में। तो इन्होंने क्या किया कि जब तक वहां पर अकाल पड़ा, ये लोग बीकानेर चले गए, और बीकानेर छोड़कर मध्य प्रदेश चले गए, नरवर देश में। और वहां पर ये रहे। नरवर देश के राजा को लगा कि यार ठीक है, राजा है, राज परिवार है, और राजपाट भी इनके पास अभी तक है, वरना तो राजपाट का तो कोई ये तो था नहीं कि भाई सलामत रहे तो रहे, लेकिन कम से कम अभी तक तो है। अच्छा, ढोला है, राजकुमार है, अपनी मारू जो है, मारवणी जो है, मारवणी का क्या है कि मारवणी राजकुमारी है, शादी करनी है। ढोला की उम्र है 3 साल और मारवणी की उम्र है 2.5 साल। दोनों राजा बैठे थे, शाम के समय बात कर रहे थे, बोले ठीक है शादी कर देते हैं। बोले हम तो शरण लेने आए थे, समधी हो गए। शरणार्थी से समधी होने का सुख वैसे ही बड़ा अच्छा लगता है। इन्होंने क्या किया कि इन दोनों की शादी कर दी, ढोला और मारू की शादी कर दी। एक की उम्र है 3 साल, एक की है 2.5 साल। अकाल खत्म हो गया, चले गए। ढोला भी जवान हो गया, मारवणी भी जवान हो गई। अब ढोला चूंकि राजकुमार है, मारवणी राजकुमारी है, मारवणी को तो पता है कि भाई उसकी शादी हो रखी है। ढोला भूल गया। देखिए कितनी अच्छी कहानी है कि एक आदमी ये भूल गया कि उसकी शादी भी हो चुकी है। शादी को भूल जाना कितनी अच्छी बात है ना। वैसे शादी हो गई और आदमी भूल गया। 3 साल की उम्र में इसकी शादी हुई
बड़ा होने पर भूल गया और इसकी शादी किसी दूसरी जगह हो गई। किससे? मालवणी से। देखिए कहानी का ट्विस्ट देखिए, मालवणी को भी पता है कि ढोला की शादी हो रखी है, मारवणी को भी पता है कि तुम्हारी ढोला से शादी हो रखी है, लेकिन ढोला को नहीं पता कि भाई तेरी मारवणी से शादी हो रखी है। तो ये उस बात को भूल गया। अब मारू क्या करे? मालवणी को तो पता है कि शादी हो रखी है, वो जानबूझ के नहीं बताना चाहती भाई। बता दिया तो एक आदमी है, एक बीवी है, अब इसको बता दिया कि इसकी शादी हो गई तो ये दूसरी बीवी को भी तो मतलब समय तो बंटेगा ना, और इसकी संपत्ति भी बंटेगी। मालवणी ने दिमाग लगाया कि अगर इसको पता चल गया तो गड़बड़। मालवणी ने कहा कि इसको पता नहीं चलना चाहिए। अब मारू क्या करे? मारू क्या करती थी? पहले वो होते थे ढाडी होते थे। ढाडी क्या करते थे कि उसको कोई संदेश देके भेज दिया। भोपे और ढाडी दो जातियां होती थी, कास्ट होती थी। ये क्या करते थे? संदेश वाहक का काम करते थे। तो इसको मारवणी संदेश के साथ अपने भोपाओं को और ढाडियों को भेजती है, लेकिन मालवणी क्या करती है? उसको रास्ते में रोक देती है। अंत में मारू क्या करती है कि एक ढाडी को भेजती है कि भाई ऐसे तो गड़बड़ हो जाएगी, वहां पे ध्यान रखना पड़ेगा। वो भोपा भी काफी एक्सपीरियंस्ड होता है। वो क्या करता है कि एक गीत के रूप में वो संदेश गा के और ढोला को सुना देता है। ढोला उसको फिर बुलाता है या जो भी बातचीत करता है, तो ढोला को पता चलता है कि भाई तेरी तो शादी हो चुकी है। फिर ये मारवणी को लेने जाता है, मारवणी को लेकर आता है। रास्ते में इनको कोई गुंडे वुंडे मिलते हैं, हर एक लव स्टोरी की तरह। अंत में इनका हैप्पी एंडिंग हो जाती है। लेकिन इस दौरान बीच में जो मारवणी है, इसका जो दर्द है, इसका जो विरह वेदना है, वो कैसी है वो इसमें दिखाई गई है। वैसे तो ढोला मारूरा दुहा में इनकी पूरी कहानी दिखाई गई है, लेकिन मुख्य रूप से मारवणी का जो वियोग है वो ढोला मारूरा दुहा में है। मारवणी का वियोग। और ये कथा इतनी पॉपुलर हुई कि आज ढोला शब्द जो है वो पति के पर्याय के रूप में भी बोला जाता है। कई राजस्थानी गानों में हम सुनते हैं तो पति की जगह ढोला शब्द इस्तेमाल किया वो आपको मिल जाएगा। तो ये बहुत ज्यादा पॉपुलर हुई। लोक में इस रचना का इतना महत्वपूर्ण स्थान है। तो ये एक दोहा चलता है कि सोरठियो दूहो भलो भली मरोणरी बात की। दोहा जो है वो दोहे की बजाय सोरठा है, वो ज्यादा बेहतर है। और भली मरवणरी बात, मारू की जो बात है वो भी अच्छी है। जोबन छाई धन भली तारा छाई रात की जो शरीर है वो युवावस्था का शरीर, जोबन जिसको बोलते हैं, युवावस्था का शरीर ज्यादा बेहतर है। और रात वही बेहतर है जिसमें हमें तारे दिखते हों। तो देखिए कोई रचना इतनी बड़ी कब हो जाती है? बड़ी तब हो जाती है जब एक तो वो लोक के स्तर तक पहुंच जाती है। लोक में जो चीज व्याप्त हो गई, उस रचना की उम्र यो मानिए कि सैकड़ों साल अपने आप बढ़ गई। कितनी ऐसी लोक कथाएं हैं जो हम सुन रहे हैं, कम से कम 20-30 सालों से तो हम ही सुन रहे हैं। हमसे पहले कितने लोगों ने सुनी होगी। तो ढोला मारूरा दुहा एक लोक कथा है, और इस लोक कथा का दोहों के रूप में 11वीं सदी की यह रचना है। बाद में 1475 के आसपास कुशलाभ, जिसको हम कल्लोल भी कह देते हैं, कुशलाभ या कल्लोल, कल्लोल ने क्या किया कि कुछ एक और इसमें दोहे जोड़ करके बाद में और इसको एक मतलब लिखित रूप दे दिया। तो ये ढोला मारूरा दुहा है। तो आदिकाल की जो मुख्य रचनाएं हैं वो यहां पर जाकर पूरी हो जाती है। और इस तरह से आदिकाल की मोटा मोटी हमने बात यहां पर कर ली है। बाकी कुछ एक फैक्ट और बचेंगे तो उसकी बात हम बाद में करेंगे। अब तक हमारा मुख्य रूप से आदिकाल पूरा हो चुका है। धन्यवाद।